नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में हमने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो अपनी जिम्मेदारी से भागे और अपने द्वारा की गई गलतियों का ठीकरा किसी और पे फोड़े। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल जो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उस पूरे भाषण में वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोलते रहे, नेहरू को याद करते रहे, उस कांग्रेस पर हमला बोलते रहे जो कांग्रेस 55 सीटों पर सिमट गई है। मगर सबसे शर्म की बात यह कि उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरे लहर में जो देश की जनता ने बेतहाशा समस्याओं का सामना किया था, उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने श्रमिकों को जो है रेलवे स्टेशंस भेज दिया और कहा कि तुम जाओ बिहार, जाओ उत्तर प्रदेश और वहां जाके कोरोना फैलाओ। यानी कि उनका यह कहना था कि मजदूरों के जरिए कोरोना तमाम जगहों पर फैला। सबसे पहले यह गलत बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि कांग्रेस ने मजदूरों को जानबूझकर अपने अपने राज्यों में ढकेल दिया क्योंकि वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। तो प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सुनिए, आप खुद जब एक गरीब महिला से बात कर रहे थे और आप इस बात पर इतरा रहे थे कि केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेन शुरू की और उन श्रमिकों को उनके शहरों, उनके राज्यों में भेजा। सुनिए आप इस गरीब महिला से क्या कह रहे हैं, आप शायद ये भूल गए होंगे। सुनिए। ये लॉकडाउन के समय आप कहां थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी? अच्छा। तो फिर क्या हुआ, बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो वापस कैसे पहुंचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो श्रमिक ट्रेन मिल गई आपको? हाँ। अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? हैं? कुछ तो होगी, आप बताती नहीं हो कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, देखो हमको दिल्ली से घर आना पड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा है ना? वो बात भूल जाइए प्रधानमंत्री। जब आपने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आपने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था, सिर्फ 4 घंटे का वक्त लोगों को दिया था और उसके बाद गरीब जो है वो चल पड़ा था सड़क के रास्ते। ढेरों तस्वीरें हमारे सामने थी। आपने एक बार फिर उन जख्मों को हरा कर दिया। प्रधानमंत्री, आप अपनी इस जिम्मेदारी से कैसे बच गए? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर का बयान और यह बयान जो है उन्होंने दिया था 30 मार्च 2020 को। वो आश्वासन दे रहे हैं अपने राज्य की जनता को कि आप लोग न जाएं और मैं आपका ख्याल रखूंगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। आप हमारे पास हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपको हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे समझते हैं। आप किसी चीज की फिक्र ना करें। एक एक आदमी को आपको तेलंगाना में रहिए आराम से, आप अपने राज्य को जाने का उतना ज्यादा फिक्र मत कीजिए। जब तक भी आप रहेंगे, चाहे कितना भी राशि खर्चा करने पड़े, आपको हम अपने फैमिली मेंबर के जैसे देखेंगे। बताइए प्रधानमंत्री, उस वक्त इस तरह की अफरा तफरी हो गई थी। हां, श्रमिक पहुंच गए थे मुंबई के स्टेशन, मगर यह बतलाइए कि 4 घंटे का लॉकडाउन, सिर्फ 4 घंटे का वक्त किसने दिया लॉकडाउन के लिए? बताइए, क्या आपने मजदूरों, श्रमिकों को वक्त दिया? और फिर वो बेबस मजदूर निकल पड़ा था। और फिर हम नहीं भूल सकते वो हादसा जिसमें मजदूर जो हैं वो पटरी पर लेट गए थे और फिर ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई थी। उसकी जिम्मेदारी किसकी है बताइए? इस लॉकडाउन की घोषणा की किसने थी? बगैर किसी से सलाह मशवरा किए इस लॉकडाउन की घोषणा की किसने थी? अरे ये तो नोटबंदी नहीं था ना कि आप रात को 8 बजे आए, अचानक आप नोटबंदी का ऐलान कर दें।
यहां तो आपको सबको विश्वास में लेना चाहिए था, और अजीबोगरीब बात कि आप ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। सुनिए उन्होंने कांग्रेस पर किस तरह से हमला बोला। दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उन्होंने हमला जो है अरविंद केजरीवाल पर भी बोला, उसकी मैं चर्चा आगे जाके करूंगा, मगर आज मैं प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर, हजारों लाशों को इसी तरह के गंगा के तट पर हिंदुओं ने दफन कर दिया था। इस नजारे को लेकर प्रधानमंत्री आप भी देश के सामने रोए थे कि हिंदू अपनी रीति रिवाज के हिसाब से जो है अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या आप जानते हैं कल लोकसभा में क्या हुआ, कल राज्यसभा में क्या हुआ? खबर देखिए आपके सामने। गंगा में बहाए गए शवों की संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, केंद्र सरकार यह कह रही है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना अपने चरम पर था तो शमशानों में जगह न मिलने के कारण लोगों ने कोरोना में मारे गए लोगों के शवों को गंगा में बहा दिया था। नदी में बहते शवों को देखकर देश स्तब्ध रह गया था। 10 महीने बाद सरकार ने संसद को बताया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितने शवों को गंगा में बहाया गया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह सवाल राज्यसभा में पूछा और जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में कहा, कोविड से मारे गए लोगों के शव जो गंगा में फेंके गए थे उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह आपकी सरकार राज्यसभा में कह रही है और फिर आप विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। यह बात भूल जाइए। एक और खबर देखिए दोस्तों, यह एनडीटीवी की खबर है और यह खबर क्या कहती है, अपने आप में बहुत ही शॉकिंग खबर है। जी हां, कोरोना के नाम पर इस देश में एक अंधा कुआं खोदा गया था जिसका नाम था पीएम केयर्स फंड। वो पीएम केयर्स फंड जिसके बारे में आप आरटीआई के अंतर्गत जानकारी हासिल नहीं कर सकते। एनडीटीवी ने पूछताछ की है और उसके मुताबिक मार्च 2021 यानी कि 1 साल पहले मार्च 2021 तक 10,990 करोड़ कोरोना के लिए जो है पैसे इकट्ठा किए गए और उनमें से सिर्फ 3,976 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए हैं। यानी कि मोदी सरकार 60% पैसे पर बैठी हुई है। तो कोरोना को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर आप हमला कर रहे हैं। गंगा में कितनी लाशें बहाई गई हैं आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आपने जो पीएम केयर्स फंड शुरू किया उसका सिर्फ 30% आपने हिस्सा खर्च किया, 60% पर अब भी आप बैठे हुए हैं। मुझे बताइए ना, क्या आपके पास अधिकार रह जाता है कि आप विपक्ष पर हमला बोलें? और आप जो ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने लोगों को रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया, और जब आप ये बात कह रहे हैं कि हमने कहा लोगों को लोग जहां रुके हैं वहां रुके रहें, तो ये दो खबरें देखिए एक के बाद एक। पहली खबर, राजस्थान के कोटा से करीब 6,000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बसें भेजते हैं। इस खबर को आप कैसे भूल गए? इसके अलावा इस खबर को देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2,717 छात्रों को कोटा से लाया गया था। ये दोनों राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। प्रधानमंत्री, आप देश को ऐसे गुमराह कैसे कर सकते हैं?
कायदे से मुझे यह कहना चाहिए, प्रधानमंत्री आप देश को झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप संसद के अंदर खड़े, आप संसद की एक मर्यादा होती है और देश को आप गुमराह कर रहे थे। और यही नहीं दोस्तों, यह मौका, यह मंच बन गया विपक्ष पर हमला करने के लिए। आप अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकते, आप विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और दोस्तों, बात यहां नहीं रुकी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी अरविंद केजरीवाल से भिड़ गए। क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने उत्तर प्रदेश के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में उत्तर प्रदेश की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या ... अब इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब यहां जो तू तड़ाक में बात होने लग गई है। सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह उत्तर प्रदेश के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च के टाइम मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। यकीनन अरविंद केजरीवाल से कुछ गलतियां हुई थीं, मगर उत्तर प्रदेश की जो हालत थी, मैं उसका खुद गवाह था। क्योंकि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। और मैं जानता था कि बड़े बड़े शहरों में, चाहे आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, इन तमाम शहरों में क्या हालत थी। कोई अस्पताल वाला अगर ऑक्सीजन को लेकर शिकायत करता था तो उस पर FIR दर्ज हो जाता था। लखनऊ की ऐसी मिसाल थी। मैं नहीं भूला हूं आगरा की वो घटना जिसमें एक अस्पताल वाले ने मॉक ड्रिल के तहत ऑक्सीजन जो है वो काट दी, क्योंकि वो लगातार लोगों से कह रहे थे कि आप जो हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर बाहर जाएं। और वो वीडियो आया था दोस्तों, जिसमें वो खुद अस्पताल का मालिक कह रहा था कि उसमें कई लोग निपट गए जैसे ही हमने ऑक्सीजन जो है बंद की। और ये तस्वीर एक एक करके देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये हालत थी कानपुर, लखनऊ, बनारस, तमाम जगहों की। गंगा का तट लाशों से पटा पड़ा था। और आप क्या कर रहे थे? आप बैनर्स लगा रहे थे शमशान घाटों के आसपास कि इन तस्वीरों को ना दिखाया जाए, दुनिया जो है उन तस्वीरों को ना देखे। जनता के लिए तो आप कुछ नहीं कर पाए, मगर ये तमाम चीजें की जा रही थीं। कितने शर्म की बात है। और जब तू तड़ाक चल ही रहा था तो संजय सिंह ने भी उन पर हमला कर दिया। अब सुनो योगी वो क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। और योगी जी के किस बयान का जिक्र किया जा रहा है, आप भी खुद सुन लीजिए। इसके वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? खैर, जब आपा खो जाते हैं लोग तो अक्सर इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल जाते हैं। मगर यह शब्द जिसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया, वो तो बहुत कम है जिस तरह की पीड़ा से उत्तर प्रदेश की जनता उस वक्त गुजरी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने कल जो संसद में संबोधित किया है, उसने
कोरोना को लेकर लोगों के जख्मों को हरा कर दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश में। और आप जानते हैं चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह भाषण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष पर हमला करने का जरिया था, मगर वो भूल गए कि वो खुद कटघरे में हैं। वो भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। मगर हर बार की तरह वो ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते रहे और फिर उनका पालतू मीडिया भी डिबेट्स यही कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने पानी पी पी कर लोगों की धुलाई की, पिटाई की। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी प्रधानमंत्री से उनकी गलतियों पर सवाल करे। मैं ये लगातार कर रहा हूं और करता भी रहूंगा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हमने 80 करोड़ जनता तक राशन पहुंचाया, मुफ्त राशन पहुंचाया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सरकार का क्या वादा था? अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह न्यू इंडिया है जहां गरीब की हालत इतनी बदतर हो गई है कि अब जीने के लिए उसे मुफ्त राशन का ही सहारा लेना पड़ेगा और उसे हम उपलब्धि के तौर पर पेश करेंगे? यह इस मुद्दे का दूसरा पहलू भी है, इस पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब की बेबसी को एक उपलब्धि बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। इस पर गौर कीजिएगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का न्यू इंडिया। कितने शर्म की बात है। नमस्कार।